तभी लिविंग रूम में किसी के आने की आहट सुनाई दी। जब संजना की नजर करण पर पड़ी तो उसने राहत की सांस ली। संजना सोफे से उठकर करण के पास जाने लगी। जब मालिनी ने संजना को करण की तरफ जाते देखा तो उसके चेहरे पर कई तरह के एक्सप्रेशन आ रहे थे और उसकी आंखों में तिरस्कार की भावना दिख रही थी। जब मालिनी की नजरें करण से टकराई तो वो चौंक उठी, क्योंकि करण उसी को देख रहा था और वो मुस्कुराकर बोली, करण। करण को देखकर पता नहीं चल रहा था कि वो क्या सोच रहा है। उसने बस विनम्रता से मालिनी को हेलो कहा और फिर संजना की तरफ देखकर बोला, मैंने मम्मी को बता दिया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। ठीक है। संजना भी घर जाने का इंतजार कर रही थी। उसे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था कि करण भी मालिनी को पसंद नहीं करता। और सचमुच कार में बैठने के बाद करण ने उसे पहले सिर पर हल्की सी थपकी दी और फिर लेक्चर देता हुआ बोला, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो, हर किसी से फालतू बात करना शुरू कर देती हो। आउच। संजना अपना सर मसलने लगी और करण की तरफ देखा। करण की आंखों से ही पता चल रहा था कि वो कितना नाराज था और संजना से अपनी नाराजगी छिपाने का कोई इंटेंशन भी उसके पास नहीं था। उसकी आंखें बोल रही थी कि मेरे परिवार में अगर तुम्हें किसी से बात करना अच्छा ना लगे तो उसे इग्नोर कर सकती हो। कितना खुदगर्ज है। लेकिन फिर भी वो ग्रोवर फैमिली का लाडला बेटा था। संजना मन ही मन हंसी, लेकिन इस बार उसे करण पर गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वो जानती थी कि करण उसकी इंसल्ट होते देख नहीं सकता। वो बहुत अपसेट हो जाता है। संजना ने धीरे से कहा, तो फिर अगली बार मुझे अपने घर मत लेकर जाना। मुझे भी उनसे अपनी इंसल्ट करवाने का कोई शौक नहीं है। करण ने एक बार फिर संजना के सर पर थपकी दी और उसको देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए कहना आसान है। क्या अब हम तुम्हारी नानी से मिलने चले? इस बार उसने कुछ जोर से धपकी मारी थी। भली संजना को जोर से ना लगी हो, फिर भी उसने ऐसे जताया जैसे वो बहुत दर्द में हो और शिकायत करते हुए बोली, ये मेरा सर है, कोई तरबूज नहीं। तुम बार बार क्यों मारे जा रहे हो? इतनी सी मार से इतना दर्द होने लगा? क्या तुम्हारा सर इतना नाजुक है? संजना उसे इग्नोर करके कार की विंडो से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद करण ने कहा, मैंने इतना जोर से भी नहीं मारा था। संजना उसे देखकर मुंह चिढ़ाने लगी। आखिर उसे हो क्या रहा था? इसमें बुरा मानने वाली बात ही नहीं थी। वो करण के साथ बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव कर रही थी। जब कार रेड लाइट पर रुकी तो करण ने उसे छेड़ते हुए कहा, अब ये मत कहना कि तुम दर्द की वजह से रो रही हो। करण ने प्यार से उसके गालों पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। इस पल दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे और वो दोनों एक दूसरे की सांसें भी महसूस कर रहे थे। फिर करण ने उसे शरारती नजरों से देखते हुए कहा, अब जब तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो मैं फूंक मार देता हूँ। करण संजना को बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था। संजना कुछ बोल ना सकी। संजना ने पीछे हटकर करण को घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? इस वक्त तुम मुझे जरा सा भी अच्छे नहीं लग रहे हो। करण मुस्कुराकर बोला, तो इसका मतलब इस वक्त के अलावा तुम्हें मैं हर बार पसंद आता हूँ? संजना कुछ नहीं बोल पाई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो उसके बाद काफी देर तक कुछ नहीं बोल पाई। इस पूरी दुनिया में करण सबसे बड़ा बेशर्म है, बिल्कुल बेशर्म। संजना ने उसे देखकर मुंह चिढ़ाया और फिर चुपचाप बैठ गई। संजना की आंखों में एक अजीब सी खुशी की चमक थी। सिर्फ उसकी आंखों में देखकर ही करण के दिल को सुकून मिल रहा था। उसने महसूस किया कि उसके लिए बस इतना ही काफी है। संजना को शाम को त्रिशा और रेहान को डिनर की ट्रीट देनी थी, इसीलिए उसने हॉस्टल न जाने का फैसला किया और करण को उसे अपनी आंटी के घर छोड़ने के लिए कहा। जब कार उनकी सोसाइटी में पहुंची तो उन दोनों ने देखा कि संजना के अंकल सीढ़ियों के पास खड़े होकर किसी लड़की से बात कर रहे थे। वो लोग जिस एंगल में खड़े थे उस तरफ से संजना को सिर्फ उस लड़की का सिर दिखाई दे रहा था। उसके बाल छोटे थे और वो लंबी और दुबली थी। उसने फैशनेबल कपड़े पहन रखे थे और काफी अमीर दिख रही थी। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या बात कर रहे थे, लेकिन वो दोनों काफी करीब खड़े थे। उसके अंकल उस लड़की को बहुत प्यार से देख रहे थे और उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर उस लड़की के बिखरे बाल भी ठीक किए। ये देखकर संजना जल्दी से कार से बाहर निकली और उन दोनों की तरफ चिल्लाते हुए आगे बढ़ी, अंकल, ये तो हद हो गई। वो अपने ही घर के दरवाजे पर खड़े होकर किसी लड़की के साथ ऐसे प्यार से बातें कर रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने आंटी को समझ के क्या रखा है? जब तक दोनों ने संजना की आवाज सुनी
तो दोनों ने पलट कर देखा। उनके पलटते ही संजना को उस लड़की का चेहरा दिख गया जो बहुत खूबसूरत था, क्योंकि वो उसकी कजन थी। वो खुशी से मुस्कुराती हुई बोली, अर्पिता, तुम आ गई? तुम वापस कब आई? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आंटी और नानी कहाँ है? संजना के अंकल ने जवाब दिया, वो नानी को वॉक करवाने के लिए लेकर गई है। मैंने उन्हें कॉल कर दिया है, वो दोनों आते ही होंगे। तुम्हारी कजन भी नानी से मिलने के लिए बहुत बेचैन है, इसीलिए तो यहाँ खड़े होकर उनके आने का इंतजार कर रही है। अर्पिता भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कार में बैठे हुए करण पर पड़ी, उसके एक्सप्रेशन बदल गए। करण के चेहरे पर सिर्फ बेरुखी थी। वो बिना कुछ कहे कार ड्राइव करके वहां से चला गया। उसके अंकल दोनों बहनों को बातें करने के लिए अकेला छोड़कर नानी और शारदा को ढूंढने चले गए। और बताओ अर्पिता, तुम इतना कैसे बदल गई? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। तो तुमने पहले मुझे क्या समझा था? तुम जिस तरह से चिल्लाई थी, ऐसा लग रहा था तुम सोच रही हो कि मेरे डैड का किसी लड़की से अफेयर चल रहा है ना? अर्पिता हंसते हुए बोली। संजना ने तुरंत इनकार किया और हिचकिचाते हुए बोली, नहीं, मुझे लगा कि तुम कोई प्रिटी लड़की अपने घर का रास्ता पूछ रही है। जरूर जरूर, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ठीक से जानती नहीं हूँ? इसके बाद वो दोनों करण के बारे में बातें करने लगे। अर्पिता ने पूछा, जब मुझे पता चला कि तुम करण से वापस मिली हो तो मैं कहीं ना कहीं जानती थी कि तुम दोनों वापस अपने रिश्ते को मौका दोगे, लेकिन क्या तुम्हें अपना वादा याद है जो तुमने मुझसे किया था? संजना ने कहा, जब मैं करण से वापस मिली तो मैंने उससे नफरत करने की बहुत कोशिश की। एक पल मैं उससे पूछना चाहती थी कि उसने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया, और अगले ही पल उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन उसके बाद इतनी सारी चीजें हुई कि मैं उससे दूर भी नहीं जा सकी। मैंने हमेशा यही सोचा था कि चाहे हमारे स्टेटस में बहुत फर्क हो, लेकिन हमारी फीलिंग्स में नहीं हो सकता। इतना कहकर संजना कड़वाहट भरी हंसी हंसकर बोली, मैं कितना गलत सोचती थी। ये दुनिया खुदगर्ज लोगों से भरी हुई है जो किसी को खुश नहीं देख सकते। अमीर लोग हम जैसे लोगों की फीलिंग्स को रौंद कर आगे बढ़ जाते हैं और पलट कर देखते भी नहीं कि हम पर क्या बीत रही है। अर्पिता ने कंफ्यूज होकर कहा, फिर तो तुम्हें उससे बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए। संजना गहरी सांस भरकर बोली, तुम जानती हो कि कुछ दिन पहले नानी की हालत कैसी थी? उस वक्त मैं नानी की सलामती के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, चाहे ये शादी फेक हो या रियल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस नानी को स्वस्थ देखना चाहती हूँ। अर्पिता उसे याद दिलाती हुई बोली, लेकिन अगर तुमने करण से शादी की तो रोशनी तुम्हारे लिए शाप बन जाएगी जो तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगी। वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी। संजना ने कहा, करण मुझसे पहले ही वादा कर चुका है कि वो मेरे परिवार को रोशनी से कोई नुकसान नहीं होने देगा। अर्पिता ने पूछा, क्या तुम्हें उसकी बात पर विश्वास है? संजना ने कहा, करण से वापस मिलने के बाद मुझे पता चला कि मैं बहुत सी बातों के बारे में गलत सोचती रही। अगर मैं उन्हें जानबूझकर इग्नोर भी करना चाहूं तो भी मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि करण मुझे बहुत प्यार से ट्रीट करता है। वो बिल्कुल भी बेरुखा और घमंडी इंसान नहीं है जैसा कि मैं सोचा करती थी। तुम भी ना? अर्पिता संजना की बातें सुनकर इतना गुस्सा थी कि आगे कुछ नहीं कहना चाहती थी। वो बार बार संजना के सर पर थपकी मारती रही और बोली, तुम पर गुस्सा करते करते एक दिन मेरी जान ही चली जाएगी। मेरी बुद्धू बहन, तुम कब दूसरों से सावधान रहना सीखोगी? क्या वो पास्ट में तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता था? शायद उसके लिए तुम एक टाइम पास से ज्यादा और कुछ नहीं हो। संजना कुछ सोचती हुई बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। वैसे भी मैं नानी के लिए उससे शादी कर रही हूँ। अब मैं इस फैसले से पीछे नहीं हट सकती हूँ। और वैसे भी हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? शादी सफल ना होने पर तलाक लेना तो आजकल मामूली सी बात है। संजना के मन में कुछ और भी बात थी, लेकिन उसने वो अर्पिता से कहने की हिम्मत नहीं की। वो कहना चाहती थी कि शायद करण आज भी उससे उतना ही प्यार करता है। कई बार संजना को ये महसूस हुआ था, वरना आज भी वो बार बार उसकी परेशानियों में उसका साथ क्यों देता? लेकिन ये सिर्फ उसका अंदाजा था। आखिर अगर वो सच्चा प्यार करता तो फिर उसने उससे पास्ट में ब्रेकअप क्यों किया होता, है ना? और उनकी शादी होने के बाद भी अगर वो उसको बहुत प्यार से ट्रीट करेगा तो भी वो उसकी चाल में नहीं फंसेगी। क्या पता जब वो बोर हो जाए तो उसे तलाक देकर पहले की तरह अकेला छोड़ दे। अर्पिता अब समझ गई थी कि संजना बहुत सोच समझकर आगे बढ़ रही है।
तो फिर उसने कुछ नहीं कहा। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी, आरू बेटा। शारदा ने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया। वो 2 सालों के बाद अर्पिता को देख रही थी और उसे बहुत मिस करती थी। जब अर्पिता ने अपनी माँ को खुशी से रोते हुए देखा तो वो भी खुद को रोक नहीं पाई और नानी के गले लगकर रोने लगी। नानी ने प्यार से उसको चुप करवाया और सब लोग घर में बैठकर उसके कॉलेज और जिंदगी के बारे में पूछने लगे कि उसने विदेश में कोई बॉयफ्रेंड बनाया या नहीं। अर्पिता चौंक कर बोली, बिल्कुल नहीं, मैं अभी छोटी हूँ, मुझे इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। शारदा बोली, इतनी छोटी भी नहीं हो तुम, देखो तुम्हारी बहन संजना की तो शादी भी होने वाली है, तुम्हें भी अब आगे अपने बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। अर्पिता को ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोली, अब जब हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इतनी जल्दी उसकी शादी कैसे कर सकते हो आप लोग। उसने तो अभी अपना ग्रेजुएशन भी खत्म नहीं किया। आप लोगों को डर नहीं लगता कहीं उस लड़के ने संजना को धोखा दे दिया तो? नानी अर्पिता के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, चिंता मत करो, करण एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बहुत नेक दिल है और उसकी नीयत बिल्कुल साफ है। वो हमारी संजना को बहुत प्यार करता है। शारदा भी करण की तारीफ करते हुए बोली, हाँ बिल्कुल सही कहा, करण दिखने में जितना गुड लुकिंग है उसका दिल भी उतना ही सुंदर है। उसके जैसे इंसान को जिंदगी भर अपने साथ रखना चाहिए। अगर संजना ने उसे अपने हाथ से जाने दिया तो कौन जाने कोई और लड़की उसे छीन ले। अर्पिता ने बेरुखी से जवाब दिया, अगर कोई आदमी इतनी आसानी से फिसल जाए तो वो अच्छा इंसान तो हो ही नहीं सकता। शारदा ने उसे घूरते हुए कहा, हर बात का गलत मतलब निकालना सही नहीं होता है। अगर आपको किस्मत एक अच्छा मौका देती है तो उसे खोना नहीं चाहिए। अर्पिता के पिता ने भी कहा, हाँ तुम्हारी माँ सही कह रही है, वाकई एक अच्छा लड़का है करण। अब तो संजना के अंकल ने भी करण को स्वीकार कर लिया था। उनके चेहरे से ही दिख रहा था कि वो करण को बहुत पसंद करते हैं। अर्पिता कुछ नहीं बोली। सभी लोग उससे बस करण की तारीफें ही किए जा रहे थे। क्या ये वही बेरुखा और घमंडी करण था जिसे वो पहले से जानती थी? उसे हमेशा यही लगता था कि उसकी भोली बहन करण के प्यार में इतनी पागल थी कि मुस्कुराकर करण के बुरे व्यवहार पर पर्दा डाल देती थी। उसने चिढ़कर कहा, ऐसा लगता है उसने मेरे परिवार को पहले ही अपना बना लिया है। अर्पिता की बात सुनकर संजना ने कुछ नहीं कहा। वैसे इसमें कुछ गलत भी नहीं था। करण ने बहुत दिल से नानी का ख्याल रखा था और उसकी सच्ची फीलिंग्स देखकर नानी और शारदा उसे अपना बेटा मानने लगी थी। इसीलिए संजना ने फैसला किया था कि अब जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो उसे ये शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी कुछ चीजें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। जब तक वो करण को अपने दिल से खेलने नहीं देगी तब तक वो हर्ट नहीं होगी। जब संजना सोने के लिए अपने बेड पर लेटी तो उसे करण का मैसेज आया, मैं परसों तुम्हारा कोर्ट के बाहर इंतजार करूंगा। परसों उसके स्टेट टीम में सिलेक्शन के लिए फाइनल्स होने वाले थे और वो चाहता था कि वो अपने फाइनल्स छोड़कर उससे मिलने कोर्ट जाए। क्या वो उसके फाइनल्स देखने के लिए नहीं आएगा? अक्टूबर के महीने में मौसम थोड़ा ठंडा होने लगता है। लोग बाहर निकलते समय हल्के गर्म कपड़े पहनने लगते हैं क्योंकि सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंड हो जाती है। इसके बावजूद सिलेक्शन फाइनल्स के लिए सब बहुत जोश में थे। इस बार फाइनल्स मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के ट्रेनिंग हॉल में होने वाला था। इस साल के फाइनल्स पिछली बार से ज्यादा रोमांचक होने वाले थे क्योंकि इस साल नेशनल स्विमिंग कंपटीशन भी होने वाला था। इसीलिए स्टेट टीम इस बार का सिलेक्शन बहुत सोच समझकर करने वाली थी। स्टेट टीम में बेस्ट स्विमर्स को छोड़कर जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे उनको हटाकर वो नए स्विमर्स को मौका देने वाले थे जिन्हें वो नेशनल स्विमिंग कंपटीशन के लिए भेजेंगे। इस वजह से आज यहाँ दर्शक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। सारी सीटें भरी हुई थी। अर्पिता भी नानी और शारदा के साथ फाइनल्स देखने आई थी और संजना के फैंस का सपोर्ट और उसके बैनर्स देखकर आश्चर्यचकित थी। अर्पिता को एहसास हुआ था कि स्टेट टीम में सिलेक्ट होने से पहले ही संजना ने काफी बड़ा फैन ग्रुप बना रखा है। अगर आज शालिनी दीदी यहाँ होती तो वो बहुत खुश होती। संजना अपने प्रिपरेशन एरिया में खड़ी होकर दर्शकों को देख रही थी। जब उसने नानी और आंटी को वहां बैठे देखा तो वो वापस अंदर आ गई। बाकी सब ने पहले ही स्विम सूट पहन रखे थे और अब 2-2, 3-3 का ग्रुप बनाकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वैसे तो वो सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स थे, लेकिन इस वक्त
सब दोस्तों की तरह एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। नितिशा संजना के पास बैठकर धीरे से बोली, संजना, क्या तुम नर्वस हो? संजना ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैं नर्वस नहीं हूँ, तुम बताओ। नितिशा हिचकिचाते हुए बोली, नर्वस? मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। संजना ने कहा, रिलैक्स रहो और इसे बस अपनी एक नॉर्मल ट्रेनिंग समझो। भले ही संजना बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन वो खुद बहुत नर्वस थी। उसके कोच ने बार बार उसे समझाया था कि उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका स्टेट टीम में सिलेक्शन पक्का है। इसके बावजूद उसे डर था कि वो कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। वो बस किसी को बताना नहीं चाहती थी कि वो खुद कितनी नर्वस है। नितिशा ने गहरी सांस ली। कुछ देर के बाद जब उसकी नजर संजना के फोन के कवर पर पड़ी तो उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारा फोन कवर कितना क्यूट है, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया है? संजना ने कहा, नहीं, मेरी कजन ने गिफ्ट किया है। ओह, नितिशा ने कहा। फिर आगे पूछा, अच्छा, तुमने फेसबुक पर कहा था कि तुम शादी करने वाली हो, क्या ये सच है? तुम दोनों कब से साथ हो? तुम इतनी जल्दी शादी कर रही हो? हम कितने वक्त से साथ हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी शादी का फैसला करने की वजह बिल्कुल अलग है। नितिशा ने बात जारी रखते हुए कहा, लेकिन तुम तो अभी भी कॉलेज में हो, क्या तुम्हारी फैमिली इस शादी के लिए मान गई है? बात करते करते नितिशा ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। वो पानी पीने वाली थी, लेकिन जब उसने संजना को चुप देखा तो बोतल वापस बंद कर दी। उसने ये वाली बोतल संजना को दी और अपने बैग से दूसरी पानी की बोतल निकाल ली और बोली, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरे घर वाले तो मुझे मार ही डालते, और वैसे भी मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करती। फिर नितिशा संजना से माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, मुझे नहीं पता। संजना मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी काफी देर हो गई है, क्या तुमने वार्म अप्स कर लिए हैं? नितिशा ने कहा, हाँ, बस मैं कंपटीशन शुरू होने का इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर वो अपनी बोतल से पानी पीने लगी और संजना को जो उसने पानी की बोतल दी थी उसको भी चुपके से देखे जा रही थी। संजना जो उसी को देख रही थी, उसे कुछ शक हुआ। जब नितिशा की आंखें संजना से टकराई तो वो मुस्कुराकर अपनी बोतल से पानी पीती रही। संजना ने सर झुकाकर अपनी बोतल खोली। वो किसी उलझन में थी, कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। नितिशा ने संजना को देखकर पूछा, क्या हुआ, तुमने पानी क्यों नहीं पिया? क्या बोतल खोलने में मैं तुम्हारी मदद करूं? संजना बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बस ऐसे ही कुछ। संजना की बात खत्म होने से पहले उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, संजना। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो मानसी उसकी तरफ आ रही थी। वो भी उसके पास बैठ गई और धीरे से बोली, मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है आज के इवेंट में फर्स्ट कौन आएगा, तुम या मैं? संजना ने थोड़ा सोचा और फिर सीरियस होकर कहा, मेरे ख्याल से फर्स्ट तुम आओगी। मानसी मुंह बनाकर बोली, झूठ मत बोलो, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम ही फर्स्ट आओगी? संजना को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसने पानी की बोतल बंद करके साइड में रख दी और मानसी से मुस्कुराकर बोली, और अगर मैं सीधे सीधे ये बोलती कि मैं फर्स्ट आऊंगी तो तुम मुझे घमंडी समझती और फिर कभी मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, है ना? मानसी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? संजना ने उसके चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम यहाँ मुझे परेशान करने के लिए आई हो। नितिशा जो संजना के पास बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी, मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, जबकि मानसी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो सचमुच बहुत शर्मिंदा थी। उसे नहीं पता था कि संजना उसके मन की बात जान लेगी। उसने पानी पीने के लिए संजना के साइड में रखी बोतल उठाई, लेकिन उसकी बोतल खोलते ही संजना ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ये मेरी बोतल है। नितिशा भी घबरा कर बोली, हाँ, संजना सही कह रही है, ये बोतल मैंने संजना को पानी पीने के लिए दी है। मानसी ने चिढ़कर कहा, तुम लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, ये सिर्फ एक पानी की बोतल ही तो है। ये कहकर मानसी बोतल संजना के ऊपर फेंक कर वहां से चली गई। नितिशा उसका एटीट्यूड देखकर हैरान थी। उसने संजना से कहा, ये तो बिना वजह नाराज हो गई। संजना ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो इतनी बुरी लड़की भी नहीं है। नितिशा मुस्कुराकर बोली, हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो।
संजना ने पानी की बोतल एक बार फिर साइड पर रख दी और नितिशा से मुस्कुराकर बोली, भले ही हम दोनों को दोस्त बने हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि हम दोनों का सिलेक्शन स्टेट टीम में हो जाए। इसी वक्त दो नौजवान काले रंग के स्विम सूट पहनकर वहां आए। उनके अंदर आते ही वहां हलचल सी मच गई। संजना ने उनकी तरफ देखा। उनमें से एक वीर सहगल था। दूसरा लड़का वीर का सीनियर था, अक्षय साहनी। अक्षय स्टेट टीम का स्विमर था और संजना ने सुना था कि वो टीम का फेमस प्ले बॉय था। स्टेट टीम की हर खूबसूरत लड़की के साथ उसकी हिस्ट्री थी। निकाले जाने के पहले वीर भी स्टेट टीम में था। इस बार अक्षय जरूर उसका कंपटीशन देखने आया होगा। लड़कियों ने वीर और अक्षय को घेर रखा था। जब वीर ने संजना को दूर खड़े देखा तो उसे बाहर चलने का इशारा किया। वो उससे कुछ बात करना चाहता था। संजना ने हामी भरी, लेकिन जैसे ही बाहर जाने लगी, नितिशा ने पानी की बोतल उसके हाथ में थमा दी और बोली, तुम अपनी बोतल भूल रही हो। संजना ने कहा, ठीक है, थैंक यू। संजना को जाते देख नितिशा चिंता में पड़ गई। इसी वक्त उसका फोन बजा। उसे किसी का मैसेज आया था। नितिशा ने अपने आसपास चेक किया कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने मैसेज पढ़ा। क्या काम हो गया? नितिशा ने मैसेज पढ़ने के बाद उसे डिलीट कर दिया। नितिशा का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने फोन को कसकर अपने सीने से लगा लिया और सिर पकड़कर बैठ गई। वो किसी बात के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने गहरी सांस भरी और अपनी बोतल से पानी पीने के बाद वहां से उठकर चली गई। बाहर निकलकर उसने देखा कि संजना अपना लाल और सफेद रंग का स्विम सूट पहनकर तैयार खड़ी है और उसके पास वीर सहगल भी खड़ा था। दोनों कुछ बात कर रहे थे। नितिशा फौरन एक पिलर के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। वीर संजना को गौर से देखता हुआ सोच रहा था कि उसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, जिनमें तारों जैसी चमक है। वो उसे माफी मांगते हुए कह रहा था, और उस दिन के लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था कि बधाई का गिफ्ट देने से तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। संजना एक पल के लिए उसकी बात सुनकर दंग रह गई। फिर बड़ी विनम्रता से मुस्कुराकर बोली, आप आज इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? आपने पहले ही फोन पर माफी मांग ली थी और ये सब पुरानी बातें हैं। इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। अगर आप बार बार यही बात दोहराते रहेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वीर ने कहा, ठीक है, अब मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। फिर वो बात को जारी रखते हुए बोला, तुम फाइनल्स के लिए पूरी तरह से तैयार हो या नहीं? संजना अपने हाथ में पकड़ी हुई पानी की बोतल को हिलाती हुई बोली, मुझे नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए। शायद हम दोनों साथ में स्टेट टीम में सिलेक्ट हो जाएं। नितिशा जो पिलर के पीछे छिपी हुई थी, वो देख ही नहीं पा रही थी कि संजना ने उस बोतल से पानी पिया था या नहीं। वीर संजना को छेड़ते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना? संजना ने पूछा, इससे मेरी शादी का क्या लेने देना? वीर बोला, वैसे ज्यादातर मामलों में हस्बैंड अपनी बीवी को काम करने की इजाजत नहीं देते। क्या तुम्हारा होने वाला पति शादी के बाद तुम्हारे स्विमिंग कैरियर को जारी रखने के लिए तैयार होगा? वीर की नजरें संजना के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो उसका असली रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन संजना को जवाब देने में एक पल नहीं लगा और वो बिना हिचकिचाए बोली, ऑफ कोर्स, वो मुझे पूरा सपोर्ट करता है। इस सिंगल जवाब ने वीर का मुंह बंद कर दिया। वो और भी बातें बोलना चाहता था, लेकिन संजना का जवाब सुनकर उसने आगे कुछ नहीं कहा। वीर मुस्कुरा जरूर रहा था, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वीर ने आगे कहा, मुझे लगता है तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए। तुम बहुत काबिल हो और तुम बहुत तरक्की करोगी, लेकिन अगर तुमने शादी कर ली तो शायद वो सब ना कर पाओ जो तुम करना चाहती हो। वीर की बातें सुनकर संजना ने उस तरफ मुड़कर देखा जहां नितिशा छिपी हुई थी और पिलर के पीछे से झांककर उनकी बातें सुन रही थी। जब नितिशा को एहसास हुआ कि संजना उसकी तरफ देख रही है तो वो वापस छिप गई। वो बुरी तरह से डरी हुई थी। कहीं संजना ने उसे देख तो नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो पूरी तरह से श्योर नहीं थी, क्योंकि उसे किसी की आवाज नहीं आई और ना ही उसे कोई ढूंढने आया। इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि शायद संजना ने उसे छिपे हुए नहीं देखा था। जब अगली बार नितिशा ने पिलर के पीछे से झांक कर देखा तो उसे संजना के पास एक और लड़का खड़ा दिखा। उसने काले रंग का सूट पहन रखा था। वो बहुत ही हैंडसम और हॉट था, लेकिन उसकी आंखों में बेरुखी थी। ये लड़का, क्या ये संजना का बॉयफ्रेंड था? फिर उसने वापस संजना को देखा।
उसने देखा कि संजना अपनी बोतल से पानी पी रही थी और बोतल में सिर्फ आधा पानी बचा था। उसने पी लिया, आखिर उसने पानी पी लिया। नितिशा ने चैन की सांस ली। अब उसे संजना पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं थी।